नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके थे। ऐसे में आज जब बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ तो फिर एग्जिट पोल आने लगे। पांचों राज्य के एग्जिट पोल आ चुके हैं। एनएफ न्यूज ने हर एक राज्य का एग्जिट पोल आपको दिखाया है। बात अब एक एक राज्य को लेकर होगी। सबसे पहले बात तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु में क्या कुछ हो सकता है, आप अगर टैली देखेंगे जो एग्जिट पोल की है तो टीवीके को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। ये एक्सिस माय इंडिया के अनुसार है कि 98 से 120 सीटें टीवीके जो कि विजय थालापति की है उनको मिल सकती है। बहुमत का आंकड़ा 118 है। एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन को 22 से 32 और डीएमके को 92 से 110। कई एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 17 सीटें भी टीवीके को मिल सकते हैं। लेकिन क्या प्रचंड बहुमत वाकई में टीवीके को मिल जाएगा? विजय थालापति क्या अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, एग्जिट पोल एग्जैक्ट तो 4 तारीख को होंगे, लेकिन अभी एक्सिस माय इंडिया ने जो ये कहा है 98 से 120 आंकड़े हो सकते हैं, संभव नजर आ रहा है? देखिए, उन्होंने अपना कौन सा तरीका अपनाया है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी समझ है उसके अनुसार विजय थालापति की पार्टी नॉर्दर्न तमिलनाडु जो होता है, चेन्नई तक, वहाँ तक पॉपुलर थी और खास करके यंग वोटर्स में पॉपुलर थी। उनका सुपर स्टारडम हो या एक और वजह है कि डीएमके एक बुढ़ाती हुई पार्टी है। एवरेज एज अगर वहां देखिएगा नेताओं के तो 50 से ऊपर है। उनमें से कई तो ऐसे हैं जो 5 बार 7 बार 8 बार से चुनाव जीत चुके हैं। तो वो अब कनेक्ट नहीं कर रहे थे नौजवानों से। तो नौजवानों का वोट यस विजय थालापति की ओर दिख रहा था काफी हद तक, लेकिन 120 सीटें आ जाएगी, ये अगर ऐसा हुआ तो ये अब तक के चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। मुझे तो भरोसा नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, ग्रामीण इलाकों में खास करके विजय थालापति की पार्टी नहीं दिख रही थी उतना। जो उत्तर के इलाके हैं, उत्तर तमिलनाडु के, खास करके बड़े शहरों की अगर बात करें तो वहां दिख रही थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि ठीक है, विजय थालापति अच्छा है, पार्टी भी ठीक है, लड़ भी रहा है, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा शोर है, लेकिन वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और हम अपना वोट बर्बाद नहीं कर सकते। डीएमके के खिलाफ कौन, इस सवाल के जवाब में अधिकांश लोग जो थे वो एनडीए गठबंधन यानी एआईएडीएमके, डीएमडीके, जो बीजेपी है, इन सब के बारे में बता रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है, एआईएडीएमके बहुत ज्यादा भी खराब कर सकती है, लेकिन 22 सीटें नहीं आ सकती। और अगर विजय थालापति की 120 सीटें अगर आ रही है जैसा कि सर्वे दिखा रहा है, तो फिर डीएमके की बर्बादी होनी चाहिए थी, क्योंकि क्रिश्चियन वोट जो है डीएमके का वो शिफ्ट होता, तभी विजय थालापति की पार्टी को अच्छी सीटें मिल रही थी। तो 120 इनका भी है। ऐसे में एक ही कंडीशन में ये टैली सही हो सकता है, अगर महिलाएं बल्क में विजय थालापति की ओर शिफ्ट कर गई हो, तो उन्होंने डीएमके को भी छोड़ दिया हो, एआईएडीएमके को भी छोड़ दिया हो, इन सबको अगर छोड़कर महिलाएं अगर विजय जोसेफ थालापति की तरफ अगर जा रही हैं, तब भी संभव है। लेकिन 120 मुझे तो थोड़ा सा ज्यादा लगा। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा लगा। एक चीज और है जो कि वहां नॉर्थ साउथ डिवाइड और ग्रामीण और अर्बन डिवाइड है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। तो अर्बन में नो डाउट विजय थालापति बज क्रिएट करने में कामयाब रहे, लेकिन गांव में जब आप जाइएगा तो वहां कास्ट कॉम्बिनेशन काम करते हैं, जैसे कि उत्तर भारत के राज्यों में करते हैं। तो कौन सा ऐसा मेजर कास्ट है जो विजय थालापति को वोट दे रहा था? आई डोंट नो कि ऐसा कोई मुझे दिखा। खास करके एससी वर्ग में मुझे उस वक्त जो था वो एनडीए की तरफ ज्यादा दिखा था। जो हमने जो भी फीडबैक लिया है वहां के पत्रकारों से या वहां जो घूम रहे थे उनसे पूछा है, तो वो कह रहे थे कि नहीं, जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो ज्यादा आ रहा है एनडीए की तरफ। क्रिश्चियन नो डाउट डीएमके की तरफ ज्यादा थे, विजय थालापति की तरफ भी थे। यंग वोटर ज्यादा विजय थालापति की तरफ थे और इनके पास कम थे। महिलाएं जयललिता की वजह से या पारंपरिक रूप से वो हमेशा एआईएडीएमके को वोट देती रही हैं, तो महिलाओं की संख्या ठीक ठाक एनडीए को दे रही थी। वो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से भी एक सिंपैथी है नरेंद्र मोदी जी को लेकर कि ये अच्छा आदमी है, अच्छा काम कर रहा है। एक और मुद्दा जो कि वहां पूछा जा रहा था कि भाई गैस सिलेंडर की दिक्कत हो गई या फिर पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, इस बात को लेकर बड़ा सटीक जवाब अधिकांश लोग जो देते थे, खास करके चेन्नई में, वो ये कहते थे कि नहीं 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 नहीं, मोदी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और मतलब कि देखिए, तमिलनाडु के जो यंग वोटर हैं, जो अर्बन वोटर हैं, वो काफी वेल कनेक्टेड हैं
दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ये सब उनको पता है। तो उनका अगर नरेंद्र मोदी को वो जिम्मेदार नहीं मान रहे थे तो और सिंपैथी अगर उनके मन में थी नरेंद्र मोदी को लेके, तो इसका मतलब वो AIADMK की तरफ जाना चाहिए था, यानी एनडीए की तरफ आना चाहिए था। जो नाराजगी थी कुछ इलाकों में जो मैंने देखा, वो अन्नामलाई को थोड़ा सा किनारे कर दिया गया। इस वजह से जो यंग वोटर और अर्बन वोटर जो हो सकते थे बीजेपी के, उनमें थोड़ी सी निराशा थी। जो एक पत्रकार थे उन्होंने पूछा भी यंग वोटर से, तो उन्होंने कहा कि अगर अन्नामलाई होता और फ्रंट फुट में अगर वो खेल रहा होता तो शायद अर्बन वोटरों का और यंग वोटरों का एक तबका आता, लेकिन वो नहीं होने की वजह से वो वोट शिफ्ट कर रहा था TVK की तरफ। बहुत सारे करप्शन चार्जेज हैं। 2 बार जो स्टालिन को लेके कहा जा रहा था कि वो मतलब कि भ्रष्टाचार में बहुत तरह से उनमें केसेस आए। उदयनिधि जो उनका बेटा है उसे लेकर एकदम बिल्कुल क्यूरियोसिटी नहीं थी। जो यंग जनरेशन देख भी रहे थे तो या तो अन्नामलाई को देख रहे थे, नहीं तो विजय जोसेफ को देख रहे थे। बिल्कुल पंकज जी, ऐसे में अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को बहुत कुछ वहां पर हासिल होता हुआ दिख नहीं रहा है। खोने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन 2 से 11% वोट, क्या उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही? AIADMK 32 सीटें दिख रही, 22 से 32, उसमें बीजेपी भी है, तो क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जनाधार या घट रहा? अगर तमिलनाडु के लिहाज से देखें तो बीजेपी बहुत अच्छा कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने सरेंडर कर दिया पलानीस्वामी के सामने। अन्नामलाई को हटाना और उसके बाद संगठन मंत्री की नियुक्ति तक नहीं हुई। तो इस लिहाज से जो बीजेपी के जो कोर वोटर थे, जो कि प्रोबेबल हो सकते थे, वो नाराज थे और पार्टी के अंदर भी कुछ थी। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने शायद ये सोचा होगा कि हम AIADMK के साथ मिल लेते हैं और वो गठबंधन से जो फायदा होगा तो वो नाराजगी से ज्यादा होगा। तो इस वजह से शायद उन्होंने ये सोचा होगा। लेकिन पिछली बार काफी मेहनत की थी अन्नामलाई ने और बीजेपी को जहां तक ले गए थे 10% वोट के आसपास, इस बार वो कम होने वाली है। जो हमारा जो फीडबैक है उसके अनुसार अन्नामलाई के पीछे होने से या फिर सरेंडर करने से, एक तरह से हर कोई इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा था कि AIADMK के सामने इतना ज्यादा सबमिसिव नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा और एग्रेशन दिखाना चाहिए था, बार्गेनिंग कुछ बेहतर हो सकती थी। इस तरह के सवाल थे वहां। अगर DMK को लेकर एग्जिट पोल में ये सब बातें हो रही हैं कि वो बहुमत के आंकड़े पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो आपने शुरुआत में बताया कि MK स्टालिन बूढ़े हो रहे हैं, उदयनिधि पर उतना भरोसा नहीं है, इसके पीछे और क्या कारण नजर आ रहे हैं अगर DMK कमजोर होती है तो? इस बार जो नॉर्थ साउथ वाला डिवाइड जो वो करते थे कि हिंदी को लेकर या सनातन को लेकर, ये भी बहुत ज़्यादा रेजोनेंस नहीं था पब्लिक के बीच में। पब्लिक इस ग्लोबल युग में ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि कोई आके आपकी संस्कृति पे कब्जा कर रहा है या फिर ये दुश्मन है। क्योंकि देखिए, मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर अगर किसी राज्य में है तो वो है तमिलनाडु में, और हर मंदिर में अच्छी खासी भीड़ भी रहती है। तो अगर वो मंदिर में जा रहा है कोई आदमी और अगर आप सनातन को एड्स या डेंगू कह रहे हैं तो वो अच्छा उसको नहीं लगता। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मतलब कि क्या उनके मुद्दे चल ही नहीं पा रहे थे जी। तो ये दिख रहा था साफ साफ कि भाई अब आप इतने लंबे वक्त से शासन में हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार भी चला रही है, और फिर भी अगर आपको ये उत्तर बनाम दक्षिण करना पड़ रहा हो तो कम से कम यंग वोटर तो इसे नहीं मानते। बिल्कुल। फिलहाल सभी राज्यों के एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसीलिए यहां पर आपको तमाम तस्वीरें हर राज्य की दिख रही हैं। बाकी TVK को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है 98 से 120 एक्सिस माई इंडिया के पोल के अनुसार। और वहीं पर अगर हम लोग जो पोल आपको दिखाते रहे लाइव में भी 17 से 20 सीटें वहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि जनाधार गांवों तक नहीं, इसीलिए ये कहना कि सत्ता तक पहुंच जाएंगे TVK, ये बड़ा सवाल है। और उन सवालों के जवाब कब मिलेंगे आपको? 4 मई को। अगर ऐसा होता है तो यह प्रत्याशित होगा तमिलनाडु के राजनीति में। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।